हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने आगामी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हम लोग कल पढ़ाई किए थे प्रकाश का परावर्तन का पहला क्लास। आज हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हम आज शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप सभी को आनंद क्लासेज में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आनंद क्लासेज में स्वागत है। देखिए, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो लेक्चर फ्री में मिलेगी। इसलिए आप लोग यूट्यूब पे आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्लास 10वीं की सभी का सभी वीडियो आपको फ्री में मिले। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026, हम किसकी तैयारी करने जा रहे हैं? मैट्रिक परीक्षा 2026 की। आज कौन सी विषय पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का कुछ क्लास हम कल किए थे, आज उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान। क्या पढ़ेंगे आज? विज्ञान। विज्ञान कभी भी याद करने वाली विषय नहीं है। विज्ञान कभी भी याद करने वाली विषय नहीं है, ये समझने वाली विषय है। जितना आप विज्ञान को समझते हैं नजदीक से, उतना विज्ञान याद रहेगा। लेकिन जितना विज्ञान को आप याद करना चाहिएगा, उतना आप भूलिएगा। विज्ञान विषय है जिंदगी से जोड़ने की विषय है। आप अपने जिंदगी से जोड़िए, अपने बाहरी वातावरण से जोड़िए, वो लंबा समय तक आपको याद रहेगी। लेकिन यदि याद करते हैं, उसको याद कीजिएगा, तो फिर वो भूल जाइएगा। तो चलिए, हम आपको कभी भी याद नहीं कराएंगे, विश्वास रखिए। विज्ञान जब तक समाप्त होगी तब तक आप नोटिस कीजिएगा, आपको एक भी परिभाषा हम याद नहीं कराएंगे। सबसे पहले उसका एग्जाम्पल बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों है। समझिए, याद नहीं कीजिए, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विज्ञान। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे कहां तक? प्रकीर्णन तक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का किरण। क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश की किरण। एक चीज बताइए, आप लोग मोमबत्ती जलाते होंगे? कभी आप लोग मोमबत्ती तो जरूर जलाए होंगे, है ना? मोमबत्ती आप लोग जरूर जलाए होंगे। देखिएगा कि उसमें जो प्रकाश निकलती है वो कैसे होता है? सीधी सीधी रेखा में चारों साइड फैलती है। नोटिस कीजिएगा आप, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं फैलता है। क्यों? अगर टेढ़ा मेढ़ा भी फैलता प्रकाश की किरण, तो मान लीजिए हम टेबल पे ये रखे हैं, कहाँ रखे हैं? मान लीजिए हम टेबल पे रखे हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा भी प्रकाश चलता तो ये लाइट टेबल के नीचे भी आ जाती। ये लाइट टेबल के नीचे भी आता और टेबल के नीचे भी इजोत रहता, रात के समय में भी रोशनी रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेबल पे रखा हुआ लैंप या मोमबत्ती से सिर्फ चारों साइड रोशनी फैलता है, न कि टेबल के नीचे। इससे क्या प्रतीत होता है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और ये तीर का जो निशान देख रहे हैं आप, ये तीर के निशान प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है। प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है कि प्रकाश यहां से निकला और इधर की ओर चल दे रहा है, इधर से निकला और इधर की ओर चल दिया। तो तीर, हमेशा तीर का जो निशान होता है, एरो का निशान, ये किसको दर्शाता है? प्रकाश की दिशा को। ये किसको दर्शाता है? प्रकाश की दिशा को। प्रकाश की दिशा को, है ना? ये एरो का जो निशान है, ये किसको दर्शाता है? प्रकाश की दिशा को। ठीक है? तो इसलिए प्रकाश कैसे चलती है? सरल रेखा में चलती है। आप लोग समझ लिए कि प्रकाश कैसे चलती है? सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरण की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे?
बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। प्रकाश का किरण कहते हैं। सरल रेखा, ये सरल रेखा में है ना, तो सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे हम? प्रकाश की किरण कहेंगे। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे हम? प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश सदैव सरल रेखा पर ही चलती है, कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे। तो प्रकाश की किरण किसको बोलेंगे हम? सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। जब ये देखिए ये किरण है, एक ये क्या है? किरण है। ये भी किरण, 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 ये भी किरण। जब ये किरण आपस में मिल जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज। क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। जब ये प्रकाश की किरण मिल जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। अर्थात क्या हुआ? किरण मीन्स किरण, एक किरण। पुंज मीन्स होता है समूह, पुंज मीन्स समूह। क्या हुआ? किरण के समूह, किरण के समूह। किरण के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज बोलेंगे। ये एक ठो किरण क्या हुआ? प्रकाश की किरण। जब ये सभी किरण मिल गया, प्रकाश की किरण पुंज बन गया। ठीक है, देखिए आगे ही है प्रकाश का किरण पुंज। अभी ही हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का किरण पुंज किसको बोलेंगे? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रत्येक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को क्या बोलेंगे हम? प्रकाश की किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण बोलेंगे। यही किरण जब मिल जाती है, एक से अधिक किरण जब मिल जाती है, तो किसका निर्माण करता है? किरण पुंज का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया अब? किरण पुंज। क्या हो गया? किरण पुंज। क्योंकि यहां पे क्या है? प्रकाश की किरण का समूह है, किरण पुंज। हम अभी डिस्कस किए कि किरण मीन्स एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश, ये क्या हुआ? किरण हुआ। पुंज मीन्स समूह, पुंज मीन्स समूह। अर्थात किरण के समूह, किरण समूह। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? प्रकाश पुंज। जैसे ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, जब ये समूह में मिल गया, इसको क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। इसका नाम क्या देंगे हम? किरण पुंज। इसका नाम क्या देंगे हम? किरण पुंज। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब देखिए समझिए, हम बोले ना अभी, समझिए सिर्फ। किरण की परिभाषा समझ गए कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज हो गया किरणों का समूह। तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा हम? कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज बोलेंगे। ये किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज।
दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को समझिए क्या होती है। यहां पे क्या होता है, एक बिंदु होता है, एक बिंदु स्रोत होता है, एक बिंदु स्रोत होता है जहां से प्रकाश निकल करके चारों साइड फैलती चली जाती है, जहां से प्रकाश निकल करके चारों साइड फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश चारों साइड फैलती चली जाती है। क्या होती है, चारों साइड फैलती चली जाती है। इसमें क्या हुआ, एक बिंदु स्रोत था, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और चारों साइड फैलती हुई चली गई, चारों साइड फैलती हुई चली गई। यहां से निकला इधर की ओर, यहां से निकला फिर इधर की ओर, यहां से निकला इधर की ओर, यहां से निकला इधर की ओर। तो ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। यही समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण की समूह कैसे होता है, ऐसे। इसमें सभी किरण के बीच की दूरी समान होती है। ये क्या है, प्रकाश की किरण, और इसकी दिशा को हम दर्शाते हैं इधर की ओर, अर्थात प्रकाश की किरण इधर से इधर की ओर जा रही है। प्रकाश की किरण इधर से इधर की ओर जा रही है। एरो का निशान क्या दर्शाता है, इसकी प्रकाश की किरण की दिशा को। ये प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रही है। ये क्या है, समानांतर किरण पुंज। क्यों, क्योंकि इसके सभी किरणों के बीच की जो दूरी है वो समान है। ये जो है ये समान है ना, ये तीनों क्या है, समान है। ये जो दूरी है ये समान है। इसको क्या बोलेंगे हम, समानांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज डायरेक्ट इसका उल्टा होता है अपसारी किरण पुंज का। इसमें क्या था, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और चारों साइड फैलती हुई चली गई। इसमें क्या होता है, चारों साइड से प्रकाश आती है, किसी एक बिंदु स्रोत पे आके मिल जाती है। चारों साइड से प्रकाश आती है और किसी एक बिंदु स्रोत पे आके मिल जाती है। चारों साइड से प्रकाश आएगी, किसी एक बिंदु स्रोत पे आके मिल जाएगी। चारों साइड से प्रकाश आएगी और किसी एक बिंदु स्रोत पे आके क्या करेगी, मिल जाएगी। इसकी दिशा किधर की ओर होगी, ऐसे होगी। इसकी दिशा, प्रकाश की दिशा ऐसे होगी। चारों साइड से प्रकाश आ रही है, कहां पे मिल रही है, एक बिंदु स्रोत पे आके यहां पे मिल जा रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलेंगे हम, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तीनों को हम समझा दिए हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और चारों साइड फैलते हुए चली जाती है। समानांतर किरण पुंज में क्या होता है, सभी किरण के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेजर लाइट में। लेजर लाइट जो होता है उसमें आपको समानांतर किरण पुंज मिलेगा देखने को। कहां पे, लेजर लाइट में। टॉर्च, जैसे कि एक टॉर्च लीजिए, क्या लीजिए आप, टॉर्च। टॉर्च में देखिएगा आपको अपसारी किरण पुंज देखने को मिलेगा। टॉर्च में कौन सा किरण पुंज देखने को मिलेगा, अपसारी किरण पुंज। क्यों, क्योंकि टॉर्च में देखिएगा टॉर्च में आप, चलिए आगे चलते हैं। अपसारी किरण पुंज देखिए, ये क्या है, टॉर्च।
ये क्या है? टॉर्च। यहां पे क्या होता है? बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा है? बल्ब। इस बल्ब से प्रकाश निकला और चारों साइड फैलती हुई चली जाती है। चली जाती है। क्या हुआ? यहां पे किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और चारों साइड फैलती हुई चली गई। ये कौन सा किरण पुंज हुआ? किरण का समूह हुआ। ये किरण का समूह हुआ। कौन सा किरण पुंज? अपसारिक किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज का परिभाषा क्या हुआ? किसी एक बिंदु स्रोत से निकल के प्रकाश की किरण चारों तरफ फैलती हुई चली जाए, इसको क्या बोलेंगे हम? अपसारिक किरण पुंज। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। दिख रहा है? किसी एक बिंदु स्रोत से, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश चारों तरफ फैलती चली जाए, फैलती चली जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? अपसारिक किरण पुंज। जैसे बता दिए हम एग्जाम्पल में, टॉर्च। इसमें क्या होता है? चारों साइड प्रकाश की किरण फैल जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकल गए, एक उसमें बल्ब लगा होता है, एक बल्ब से प्रकाश निकला और चारों साइड फैलती हुई चली जाती है, टॉर्च। कौन सा किरण पुंज का एग्जाम्पल है? अपसारिक किरण पुंज। इसी प्रकार से है समानांतर किरण पुंज। कौन सा? समानांतर। समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज को की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? ऐसे किरण पुंज ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणों के बीच की अंतर या बीच की दूरी समान हो। क्या हो? समान हो। उसको क्या बोलेंगे हम? समानांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। जैसे ये किरण पुंज है ना, ये किरण पुंज इधर की ओर, मान लीजिए ये किरण जा रही है, सभी किरण इधर की ओर जा रही है, एक से अधिक किरण है, ये क्या हुआ? किरण पुंज हुआ। कौन सी किरण पुंज हुआ? समानांतर किरण पुंज हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बीच की जो दूरी है ये आप सभी में समान देखने को मिलेगा, है ना? सभी में समान देखने को मिलेगा, इसलिए ये कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। ये किस में आपको देखने को मिलेगा? इसका एग्जांपल आप में ले लीजिए, क्या? लेजर लाइट। लेजर टॉर्च जो होता है, लेजर टॉर्च जो बच्चा लोग जलाता है, उसमें देखिएगा समानांतर किरण पुंज होता है। आगे चलते हैं। एक और किरण पुंज था, उसका नाम था अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसी किरण पुंज ये अपसारी का डायरेक्ट उल्टा है। ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण चारों तरफ से आके
चारों तरफ से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हो, किसी एक बिंदु पर मिलती हो। इसको क्या बोलेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण चारों साइड से आ रही है। यहां पे प्रकाश की किरण चारों साइड से आ रही है ना, इधर से भी आई। प्रकाश की किरण यहां पे क्या हो रही है? चारों साइड से आ रही है और कहां पे मिल रही है? एक बिंदु स्रोत पे आके मिल जा रही है। तो ये कौन सा किरण पुंज हुआ? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग समझ लिए, ये अभिसारी, ये हो गया समानांतर, और एक बिंदु स्रोत से चारों साइड फैल गई तो ये क्या हो गया? अपसारी। ये अभिसारी, ये समानांतर और ये अपसारी। अभिसारी किरण पुंज किस में मिलेगा? एक होता है मैग्नीफाइंग लेंस, जहां पर देखिए, या इसके नीचे एक कागज का टुकड़ा दे दीजिए। ये क्या होता है? सूरज की रोशनी को क्या करता है? चारों साइड सूरज की रोशनी आ रही है, यहां पे आके क्या होते हैं? यहां पे आके एक जगह केंद्रित कर देता है कागज पे, जिसके कारण क्या होता है? कागज जल जाता है। जिसके कारण क्या होता है? कागज जल जाता है। ये किसका एग्जाम्पल था? अभिसारी किरण पुंज का। क्या हुआ? चारों साइड से सूरज की प्रकाश आई इसमें और मिल करके एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? कागज ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि प्रकाश, जितने भी सूरज के प्रकाश में जो भी गर्मी था, ऊर्जा था, वो एक जगह केंद्रित हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? कागज जल गई। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? अभिसारी किरण पुंज का। किसका एग्जाम्पल? अभिसारी किरण पुंज का। तो हम लोग अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज तीनों समझ गए। आगे चलते हैं। आगे है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। ये आप लोग 8th-9th में भी पढ़े होंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। देखिए, आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए या हम देते हैं, जैसे कि कांच। देखिए, कांच, टेबल, पानी, एक देते हम घिसा हुआ कांच, एक हम देते हैं तेल लगा हुआ कागज, अब आप बताइए हमको, क्या कांच से यदि हम प्रकाश डालते हैं कांच पे, क्या प्रकाश आर पार हो जाएगी? तो आप लोग का आंसर होगा कि हाँ, इसमें प्रकाश आर पार हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है टेबल। क्या टेबल पे हम प्रकाश डालते हैं, क्या टेबल को पार कर पाएगी प्रकाश? तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं, इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगी। अब हम तीसरा एग्जांपल दिए हैं पानी का। क्या पानी में प्रकाश आर पार हो सकती है? आपका जवाब होगा यस। अब देते हैं एग्जांपल हम घिसा हुआ कांच का। एक कांच है जो हल्का घिसा हुआ है, क्या इस पे हम प्रकाश डालते हैं, प्रकाश आर पार हो पाएगी? आप लोग का आंसर होगा कि थोड़ा बहुत, थोड़ा, थोड़ा सा। अगला एग्जांपल है तेल लगा हुआ कागज। क्या तेल लगा हुआ कागज पे हम प्रकाश डालते हैं, आर पार हो पाएगी? थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। इससे हमको क्या स्पष्ट हुआ कि जिस भी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? पारदर्शी। जिस भी वस्तु से प्रकाश आर पार न हो सके वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? अपारदर्शी। और जिस भी पदार्थ से प्रकाश थोड़ा बहुत, हल्का फल्का आर पार हो जाए वो कौन सी वस्तु कहलाएगी? पारभासी। तो इसका एग्जाम्पल हम दे दिए, एग्जाम्पल से समझा दिए। परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, परिभाषा आप खुद से भी लिख सकते हैं कि ऐसी, जैसे हम लिखाते हैं आप लोग लिखिए, पारदर्शी पदार्थ ऐसी पदार्थ जिनसे होकर
प्रकाश आर पार हो जाए। ऐसी पदार्थ जिनसे होके प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। लिखिए, ऐसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल हम दिए, क्या क्या? कांच का टुकड़ा, पानी, हवा, etc। ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा क्या हम बताएं? ऐसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इनसे होकर तो प्रकाश चल जाएगी आर पार। अब आप भी एक दो एग्जांपल बताइए जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए। आप ये लिखते चलिए। अगला है पारभासी। पारभासी का परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी पदार्थ या ऐसी वस्तु जो उनसे होकर जाने वाली प्रकाश की ही कुछ ही भाग को जाने दे, वो कौन सी पदार्थ कहलाएगा? पारभासी पदार्थ कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? लिखते चलिए। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, और है, और एक दो एग्जाम्पल अब आप लोग दीजिए। तो पारभासी पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? कि ऐसी पदार्थ जो उनसे होकर जाने वाली प्रकाश की कुछ ही भाग को जाने दे, उससे क्या बोलेंगे हम? पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। एक दो एग्जाम्पल अब आप लोग भी दीजिए। लिखिए ये। हम आगे बढ़ें, एक बार आप लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? ऐसी पद वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश
को जाने न दे या आर पार होने न दे, क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ, जैसे कुर्सी, टेबल, दीवाल, etc, है ना। अपारदर्शी पदार्थ ऐसी वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने न दे, वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल, दीवाल इत्यादि। तो हम लोग समझ गए कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए सबसे मुख्य टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का तो परिभाषा समझ गए कि ऐसी कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन अर्थात क्या हुआ? परावर्तन मीन्स क्या हुआ? तो देखिए समझ लीजिए, पहले एक चीज बताइए, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, यहां से कोई इसको देख रहे हैं, यहां से कोई इसको देख रहे हैं। हम बताए थे कि देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए तीन चीज आवश्यक है। एक तो आंख होनी चाहिए स्वस्थ, दूसरी वो वस्तु उपस्थित होनी चाहिए, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रकाश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रकाश होनी चाहिए। किसके लिए? देखने के लिए। किसके लिए? देखने के लिए क्या होनी चाहिए? प्रकाश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, ये प्रकाश है, प्रकाश यहां से इस वस्तु पे पड़ता है, उसके बाद ये वस्तु से प्रकाश टकरा करके इसकी आंख तक पहुंचती है, फिर ये प्रकाश इस पे पड़ी, फिर यहां से टकरा के इसके आंख पर गई, फिर ये प्रकाश यहाँ पे पड़ी, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ पे गई। क्या होता है, उस वस्तु से टकरा करके प्रकाश जब परावर्तित होकर उसके आंख पे पहुंचती है तब वो वस्तु दिखता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश है तो हम वस्तु देख लिए, ऐसा नहीं है। प्रकाश वो उस वस्तु पे पहुंचती है जो वस्तु को हम देखते हैं, उस वस्तु से टकरा करके फिर उस आदमी के आंख पर पहुंचती है वो प्रकाश, तब वो वस्तु हमको दिखती है। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन। इसी को बोलेंगे क्या? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा आप खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिखाते हैं, लिखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? इसका परिभाषा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, क्या होगा? टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यही ना हो रहा था। ये सूर्य है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश इस पड़ा, यहां से फिर लौट गया, फिर यहां से प्रकाश पड़ा, फिर यहां से लौट गया, फिर यहां से प्रकाश पड़ा, फिर ये प्रकाश लौट गया। और यही प्रकाश जब किसी व्यक्ति के आंख पर पहुंचती है तो ये वस्तु हमको दिखने लग जाती है। जब कोई भी प्रकाश स्रोत से, ये क्या है? सन। कोई भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वो प्रकाश परावर्तित होके उस वस्तु से परावर्तित होके किसी व्यक्ति के आंख तक पहुंचती है, तब ही वो वस्तु उस व्यक्ति को दिखने लगता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हम लोग समझ गए कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किरण को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम है। अब है कि परावर्तन के नियम, ये जो प्रकाश यहां से देखिए, ये सन है, ये कोई वस्तु है, सन की रोशनी इस वस्तु पे पड़ रही है और ये क्या हुआ, प्रकाश यहां से फिर लौट रही है, लौट रही है ना। कुछ तो नियम होगा जिसका पालन करता होगा ये, जो ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है और ये फिर लौट रही है, तो लौट जो रही है तो कुछ नियम का पालन करते हुए लौटती होगी, नहीं तो ये प्रकाश ऐसे तो नहीं लौटती। हो सकता है ये प्रकाश ऐसे भी लौट सकती थी, हो सकता है ये प्रकाश ऐसे भी लौट सकती थी, हो सकता है ये प्रकाश ऐसे भी लौट सकती थी। तो जिस भी नियम का पालन करके ये लौटती है उसी नियम को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करके लौट जाती है उसी नियम को हम प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलेंगे। खुद से एक बार पढ़िए और समझिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है उसी नियम को हम परावर्तन के नियम बोलेंगे। ये परावर्तन के नियम है। हम परावर्तन अब इसमें हम बताएंगे कि परावर्तन के नियम क्या क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है और आगे क्या है हम बताएंगे। इससे पहले कुछ कुछ पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होने के लिए, देखिए ये प्रकाश है इस वस्तु पे पड़ी और इसका प्रकाश क्या हुआ, परावर्तन हुआ। क्या हुआ, परावर्तन। ये भी प्रकाश पड़ा, इसका भी परावर्तन हुआ। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ये एक वस्तु है। देखिए परावर्तन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर अच्छा तरह से प्रकाश का परावर्तन करवाना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले ये जो वस्तु है, कोई कांच का टुकड़ा है, मान क्या है, कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़ा के पीछे में सबसे पहले पेंट होना चाहिए सिल्वर कलर का, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा परावर्तित वही करते हैं, सिल्वर कलर का। उसके बाद इस पे क्या होना चाहिए, एक पेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। तब क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन इस पे बहुत ही अच्छे से होगा। जितना भी प्रकाश जाएगा सभी को परावर्तित कर देगा। नहीं तो क्या होगा, यदि इस पे सिल्वर कलर, देखिए गौर से, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ये एक कांच का टुकड़ा है। क्या है, कांच का टुकड़ा है। इस पे कोई प्रकाश यहां से जा रही है, कोई प्रकाश क्या हो रही है, यहां से जा रही है। इसको हमको क्या कराना है, परावर्तन कराना है। तो परावर्तन कराने के लिए, इस प्रकाश को परावर्तित करने के लिए यहां से क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसके पीछे में एक सिल्वर कलर का रजित करना चाहिए। सिल्वर कलर से क्या करना चाहिए, इसको रजित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रजित करना चाहिए, ठीक है। पीछे में क्या करना चाहिए हमको, सिल्वर कलर से रजित करना चाहिए। ये कोई कांच का टुकड़ा है ना, ये क्या है, कांच का टुकड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे रजित करेंगे सिल्वर कलर से। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पीछे पेंट करेंगे। क्या करेंगे हम, पेंट करेंगे। इसके पीछे क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अब क्या होगी, इसमें जो भी प्रकाश जाएंगे सभी का परावर्तन हो पाएगी। अब जो भी प्रकाश इसे टकराएगी सभी का परावर्तन हो पाएगी। जो भी प्रकाश टकराएंगे सभी का परावर्तन हो पाएगी। तो अच्छा सा परावर्तन कराने के लिए क्या करना चाहिए, कांच के टुकड़ा लेना चाहिए, उसके पीछे सिल्वर से रजित करना चाहिए और उसके पीछे फिर कलर कर देना चाहिए, ताकि जितने भी प्रकाश उससे टकराएंगे सभी का परावर्तन हो पाए। सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि हम लोग आईना जिसमें देखते हैं वो शीशा,
आईना का शीशा, उसका जो आईना का शीशा होता है उसको प्लास्टिक से आप निकालिए और उसके पीछे देखिए तो शायद रेड कलर का पेंट चढ़ा होगा, उसको हटाइए, उसमें देखिए आप सिल्वर कलर से रजित क्या होगा। इसलिए वो कांच का टुकड़ा प्रकाश का अच्छा परावर्तन कर पाता है। दूसरी बात, अब प्रकाश का परावर्तन जो है वो हम कल पढ़ते हैं अच्छा से। प्रकाश का परावर्तन नेक्स्ट डे कल पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, फिर आपतन कोण क्या है, फिर अविलंब क्या है, सभी पे हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कल आप लोगों का गणित शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद परसों या तीसरे दिन से केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। ठीक है, जय हिंद।